हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पॉलिटी की सीरीज को करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल डीप थ्योरी पढ़ रहे हैं हम इसमें। आए हम करेंगे इसमें सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की हम इसमें देखेंगे, बिल्कुल विस्तार से इसको देखेंगे थ्योरी की, इसको कि किस तरीके से इसका निर्माण हमारा सर्वोच्च न्यायालय की विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं और जो हमारी इसकी कार्यकारी शक्तियाँ हमारी और जो इसकी अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में लास्ट तक बने रहना। और दोस्तों, आपने ये क्लास पूरी देख ली तो इसके जितने भी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हमारे पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आप लगा लेना, ठीक है। तो आपका जो है क्वेश्चन से एक भी बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। दोस्तों, इसमें देखेंगे हम पहले सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय हमारा ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंतर्गत हमारा आता है, ठीक है। हमसे पूछ लेता है कि सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। तो ये हमारा आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक सर्वोच्च न्यायालय दिया गया, ठीक है। दोस्तों, हम इसमें जो है आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक एक हम जो है इस अनुच्छेद को देखेंगे और कोई भी इसमें हम अनुच्छेद अपना छोड़ेंगे नहीं, सभी अनुच्छेद को इसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा आर्टिकल 124 क्या कहता है ये देखेंगे हम कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। आर्टिकल 124 कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। आर्टिकल हमारा 124 का फर्स्ट हमारा ये कहता है कि न्यायाधीशों की संख्या, यानी कि इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो स्टार्टिंग में हुआ था, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय बना था, ठीक है, तो इसमें यह कहा गया था कि एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। एक तो हमारा CJI होगा, ठीक, उसके साथ में जो है 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि टोटल ये हमारे 8 होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम, इसमें अगला पॉइंट ये दे रखा है कि समय समय पर इसकी संख्या में वृद्धि होती रहेगी और यह जो वृद्धि करेगी ये संसद को अधिकार दिया गया है। जो इसके सदस्यों में जो हमारे इसके न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है, तो उनकी संख्या में जो है समय समय पर वृद्धि होगी। जहां लगेगा कि इनकी संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए तो वहां पर जो वृद्धि करेगी वो हमारी संसद के द्वारा इसमें वृद्धि की जाएगी। इसमें जो है अपने आप भी वृद्धि नहीं कर सकते, सही है। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे इसमें जो वृद्धि करेगी ये संसद को अधिकार दिया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, इनका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। जो इसमें निर्धारण होगा कि कितने, एक तो हमारा मुख्य न्यायाधीश होगा ही कि उसके साथ में कितने अन्य न्यायाधीश होने चाहिए, तो उनका निर्धारण जो है हमारी देश की संसद ही करेगी, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा ये कि 2008 में एक हमारा मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य उसके न्यायाधीश थे 2008 में। फिर जो इसमें बदलाव करा गया 2008 के बाद में 2019 में, तो 2019 में जो है एक तो हमारे मुख्य न्यायाधीश रखे गए और उनके साथ में 33 अन्य न्यायाधीश रखे गए, जो कि वर्तमान में भी है, इस टाइम है, ठीक है। एक न्यायाधीश, एक हमारे मुख्य न्यायाधीश और जो 33 हमारे अन्य न्यायाधीश, मतलब जो टोटल हमारे हैं न्यायाधीश जो हैं हमारे वो 34 हैं, ठीक है, 1 + 33। आगे देखेंगे हम अगला आर्टिकल हमारा आर्टिकल 124 का सब क्लोज 2। इसमें क्या कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां हैं, कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां कौन करेगा और किस तरीके से इनकी नियुक्तियां होंगी, ठीक है। इसमें पॉइंट है हमारा कि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर जो नियुक्ति करेंगे वो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे, ठीक है, न्यायाधीशों की। और वो जो सलाह देंगे वो मुख्य न्यायाधीश सलाह देंगे कि हाँ भाई इन व्यक्ति जो है इस व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए, ठीक है। तो उनका जो परामर्श पूरा होगा वो राष्ट्रपति जो परामर्श लेंगे वो CJI से परामर्श लेने के बाद में न्यायाधीशों की, अन्य न्यायाधीश जो होंगे उनकी नियुक्ति करेंगे, ठीक है। एक हमारा इसमें कोर्ट केस आया था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से UPSI में क्वेश्चन बना था, ठीक है। इसको आप जो है नोट करते हुए चलना। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों साथ में कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठना, ठीक है। ये हमारा केस आया था SP गुप्ता बनाम भारत संघ। इसका जो अन्य नाम था न्यायाधीशों का प्रथम मामला आया था, ठीक है, और न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मामला ये आया था हमारा 1982 के अंतर्गत। तो इसमें कहा गया था कि जो सलाह होगी राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगी। जो ये मुख्य न्यायाधीश सलाह देंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, तो जो मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह होगी वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगी। ये इस कोर्ट केस में कहा गया था, ठीक है। ये पहला मामला आया था न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित, ठीक है। इसमें जो हमारा दूसरा केस ही आया था दोस्तों, इसको भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा हमारा मामला आया था न्यायाधीशों का दूसरा मामला, इसको जो कहा गया था वो एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाम भारत संघ, ये 1993 के अंदर आया था। तो इसमें यह कहा गया था इस वाले हमारे केस में कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर नियुक्ति करेंगे, ठीक है। जो हमारा पहला वाला केस था उसमें कहा गया था कि जो सलाह होगी वो राष्ट्रपति पर हमारे बाध्यकारी नहीं होगी। जो हमारा दूसरा वाला केस आया था एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाम भारत संघ 1993 में, इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर नियुक्ति करेंगे, ठीक है। सलाह देने के लिए एक कॉलेजियम होगा, यानी कि नियुक्ति मंडल जो सलाह दी जाएगी। जो हमारा पहला आया था उसमें तो सिर्फ CJI सलाह देंगे, लेकिन यहाँ पर जो सलाह होगी, सलाह के अंदर जो एक कॉलेजियम
बनेगा, यानी एक नियुक्ति मंडल बनेगा, ठीक है। और उसमें देखेंगे उस नियुक्ति मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, ठीक है। इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। जो हमारा कॉलेजियम होगा, नियुक्ति मंडल होगा, ठीक है, उसकी सलाह पर वो नियुक्ति करेंगे। और उस जो हमारा कॉलेजियम होगा, उस कॉलेजियम के अंदर जो है हमारे एक मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश से नीचे होंगे, ठीक है। और जो सलाह में कोई अंतर हुआ तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह को जो प्राथमिकता दी जाएगी। यदि इन तीनों की जो सलाह होगी, एक तो हमारे मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश होंगे, और इन तीनों की सलाह में अगर कोई भी मतलब इनमें कोई अंतर हुआ इन तीनों की सलाह में, ठीक है, तो जो प्राथमिकता दी जाएगी वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी जो सलाह होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे हम इस वाले कोर्ट केस में दोस्तों ये कहा गया था, ठीक। आगे देखेंगे अगला पॉइंट हमारा 1998 में कॉलेजियम में एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। 1993 में तो वो कर दिया इसमें, लेकिन 1998 में इस कॉलेजियम में हमारा जो है नया कॉलेजियम बनाया गया संशोधन करके, उसमें रखा गया था कॉलेजियम के अंदर जो है एक तो हमारे मुख्य न्यायाधीश कर दिए, और जो हमारा 1993 वाला बना था उसके अंदर 2 थे, लेकिन 1998 वाले में 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश कर दिए। और दोस्तों इनकी सलाह भी बदल दी गई थी। इसमें कहा गया था कि इसमें सबकी राय जो है जो होगी वह बराबर होगी, मतलब जो 4 अन्य हमारे न्यायाधीश होंगे, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, तो इनकी सलाह जो होगी सबकी, वो सबकी राय जो होगी उसमें बराबर होगी। किसी भी की एक की राय को जो उसमें प्राथमिकता नहीं दी जाएगी जैसे पहले दी जा रही थी, ठीक है। और इसमें कहा गया था कि आम सहमति से फैसला दिया जाएगा, ठीक है। जो फैसला दिया जाएगा, ठीक है, पहले तो अपने कॉलेज में जो हमारा कॉलेज में बना था नियुक्ति मंडल, ठीक है, अब 1998 के बाद में इसमें 5 लोग हो गए थे, ठीक है। जो इन 5 की सहमति में जो फैसला आएगा वो आम सहमति से इसमें फैसला दिया जाएगा, ठीक है। और आगे देखेंगे इसमें हम अगला पॉइंट हमारा ये कि सबकी जो लिखित राय जाएगी राष्ट्रपति के पास, ठीक है, और इसे मुख्य न्यायाधीश द्वारा भेजा जाएगा। जो सबकी राय होगी ना, ठीक है, उसको लिखित रूप में भेजा जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति के पास में भेजेंगे, ठीक है, अपनी राय को लिख करके, ठीक। और लिखने के बाद में जो भेजेगा मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है हमारा। राष्ट्रपति चाहे तो मना कर सकते हैं, लेकिन वैलिड बेस यानी ठोस आधार बताना पड़ेगा, ठीक है। इनकी जो सलाह जो ये इन्होंने लिखित रूप में सलाह भेजी कॉलेजियम ने अपनी राष्ट्रपति के पास में, ठीक है, तो इसमें जो है राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है इस सलाह को जो है मना कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति मना तब करेंगे इसमें राष्ट्रपति को जो है कोई मतलब जो है वैलिड बेस यानी कि ठोस आधार बताना पड़ेगा कि राष्ट्रपति क्यों मना करना है। ये नहीं कि उन्होंने अपनी लिखित राय भेज दी, राष्ट्रपति ने डायरेक्ट मना कर दिया कि हम तुम्हारी राय नहीं मान रहे, लेकिन इसमें ये कर दिया गया था 1998 के बाद में राष्ट्रपति को जो है वैलिड बेस यानी कि ठोस आधार बताना पड़ेगा कि आप जो है किस आधार पर इस सलाह को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अगला है हमारा आर्टिकल 124 का हमारा सब क्लॉज 3 में ये कहा गया है कि न्यायाधीशों की अहर्ताएं, ठीक है, न्यायाधीशों की क्या क्या अहर्ताएं होनी चाहिए और जो है मतलब जो उनकी अहर्ताएं और योग्यताएं क्या होनी चाहिए जिससे उनको जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सके। तो सबसे हमारा पहला पॉइंट ये होता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे भारत की नागरिकता मिली हुई होनी चाहिए। अगला हमारा यह है कि 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, ठीक है, 5 वर्ष तक जो हाई कोर्ट में जज रहा हो वो, या 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में उसने जो वकालत की हो, या पारंगत विधिवेत्ता हो, यानी कि पारंगत विधिवेत्ता है मतलब जो है वह अच्छी जानकारी रखता हो, मतलब जो है हमारा जो विधि मतलब कानून के अंतर्गत जो है वो बहुत ही मतलब अच्छी जानकारी उसको हो, ठीक है। अगला है हमारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। इसमें देखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को कौन करेंगे और किस आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी, ठीक है। 1950 से 1973 तक वरिष्ठता के आधार को माना गया था, ठीक है। 1950 से लेकर के 1973 तक जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती थी वो वरिष्ठता के आधार पर होती थी, मतलब जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होगा, ठीक है, उसी की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के रूप में हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ अपवाद हो गए थे, ठीक है, इंदिरा गांधी ने वो कुछ अपवाद कर दिए थे, तो उसमें भी वो भी हम देखेंगे, ठीक है। इसमें हमारा ये पॉइंट दिया गया है कि 1973 तथा 1977 में 2 बार इसमें दोस्तों अपवाद कर दिए गए थे इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। 1973 तथा 1977 में वरिष्ठता के नियम को इंदिरा गांधी ने तोड़ा था, ठीक है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको नोट करते हुए आप चलना, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठतम जज को सीजेआई नियुक्त करने की परंपरा है, जो हमारा 1950 से 1973 तक हमारा जो चला था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठतम जज होगा, ठीक है, उसको सीजेआई बनाया जाएगा। लेकिन 1973 और 1977 में इस वरिष्ठता के नियम को इंदिरा गांधी ने तोड़ा था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने जो किसको बनाया था ये देखेंगे हम, जस्टिस अजीत नाथ रे को, ठीक है, 25 अप्रैल 1973 से 28 जनवरी 1977 तक भारत के सीजेआई रहे हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे हम जस्टिस
मतलब जस्टिस अजीत नाथरे को सीजेआई बनाने के लिए जस्टिस जयशंकर, मणिलाल सेलत, के.एस. हेगड़े और ए.एन. ग्रोवर जैसे वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी की गई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने ये कहा था क्योंकि जो जस्टिस अजीत नाथरे थे ये इंदिरा गांधी के जो है बहुत ज़्यादा करीबी थे। ठीक है, तो ये जो है इन जो हमारे अभी मैंने बताया आपको जो हमारे ये जयशंकर थे और के.एस. हेगड़े थे और ए.एन. ग्रोवर थे, ये इनका जो वरिष्ठतम के आधार पर जो नाम आ रहा था इन तीनों के बाद में आ रहा था। ठीक है, जो वरिष्ठ थे ये 3 थे, इनसे अजीत नाथरे से ऊपर जो है 3 थे, तो सीजेआई जो इन तीनों में से किसी एक को बनाया जाना चाहिए था, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो है इन तीनों को न बना करके जो चौथे नंबर के थे उनको बनाया था। तो दोस्तों यहीं पर यह कहा गया था कि इंदिरा गांधी ने जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए इस वरिष्ठता के नियम को तोड़ा था। ठीक है, आगे देखेंगे अगला हमारा जो आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 124 का हमारे 4 में क्या दिया गया, इसमें न्यायाधीशों को पद से हटाना, कि न्यायाधीशों को हम पद से किस तरीके से हटा सकते हैं। ये आर्टिकल हमारा 124 का पॉइंट 4 कहता है कि एक तो जो इनको हटाया जाएगा, इनको जो इनको हटाया जाएगा ये महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है इनको। ठीक है, महाभियोग हमारा जो राष्ट्रपति वाला महाभियोग नहीं होता है, लेकिन कहाँ महाभियोग जाता है, राष्ट्रपति का महाभियोग अलग तरीके से लगता है और इनका महाभियोग अलग तरीके से लगता है। राष्ट्रपति का दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वो संविधान के अतिक्रमण कर उनका जो है महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लगता है, लेकिन जो न्यायाधीशों पर जो महाभियोग लगता है वो साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर जो है इनको हटाया जाता है। ठीक है, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। ठीक है, असमर्थता क्या होती है, मतलब जो कैपेबल नहीं हो, सही है, वो अपने मतलब जो पागल वगैरह हो गए हो और अपने कार्यों को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो, असमर्थ हो अपने कार्यों को करने में, तब उनको हटाया जाएगा। और इसमें जो है दोस्तों किस तरीके से हटाया जाएगा वो देखेंगे हम। प्रस्ताव पर लोकसभा के 100 प्रस्तावक, लोकसभा जो प्रस्ताव आएगा हमारा उसमें लोकसभा के तो 100 प्रस्तावक होने चाहिए और राज्यसभा के 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, इनकी जांच समिति में इनकी जो प्रस्तावक होंगे, ठीक है, इसके लिए एक जांच समिति बैठाई जाएगी और उस जांच समिति में देखेंगे कौन कौन होगा। वो इनकी जो जांच समिति में 2 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 1 हाईकोर्ट का जज होगा, जो जांच समिति बनाई जाएगी इसकी जांच करने के लिए। ठीक है, तो उसमें जो है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा उसके 2 न्यायाधीश होंगे और 1 हाईकोर्ट का जज होगा। ठीक है, यह समिति आरोपों की जांच करेगी। यह समिति जो जांच ये करेगी कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों का जो है जांच करेगी। ठीक है, आगे देखेंगे हम, अगला है हमारा कि आरोप सत्य होने पर लोकसभा में मतदान। ठीक है, आरोप जो हमारा सत्य हो जाएगा उसमें लोकसभा में जो फिर मतदान होंगे तथा मतदान तथा उपस्थित करने वालों को 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि डायरेक्ट इन्होंने साधारण बहुमत से पास करा और न्यायाधीश को हटा दिया, ऐसा नहीं होगा। यदि आरोप सत्य हो जाते हैं तो लोकसभा में मतदान तथा उपस्थित का 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देगा। यदि जो है उसका कार्यकाल यानी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, उसका, और वो अपने पद से इस्तीफा देता है, तो सुप्रीम कोर्ट का चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, वो अपना जो त्यागपत्र देंगे वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, इनका कार्यकाल जो होता है वो 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। जो हमारे न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल जो होगा 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा आर्टिकल 124 का 5 में क्या कहा गया है कि न्यायाधीश को हटाने से संबंधित नियम एवं प्रक्रियाएं क्या होनी चाहिए और जो नियम प्रक्रियाओं को बनाएगा वो कौन बनाएगा। तो संसद को अधिकार दिया गया है कि इनसे संबंधित जो हमारे नियम और प्रक्रियाएं होंगी वो हमारे देश की संसद को अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला है हमारा अगला पॉइंट कि न्यायाधीश जांच अधिनियम जो बनाया गया था हमारा 1968 में न्यायाधीश जांच अधिनियम आया था। ठीक है, इसमें जो है प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है। ठीक है, न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रस्ताव आएगा हमारा किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन यदि लोकसभा में आएगा तो लोकसभा से जो 100 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या जो सदस्य संख्या वो ज़्यादा है, और राज्यसभा में आएगा तो वहाँ पर जो है 50 प्रस्तावक होने चाहिए क्योंकि वहाँ पर संख्या जो है कम है। ठीक है, लोकसभा अथवा राज्यसभा में बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 पास होना चाहिए। सही है, लोकसभा में आएगा तो लोकसभा से भी 2/3 होना चाहिए उपस्थित मतदान करने वालों का, राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा का भी 2/3 होना चाहिए उपस्थित तथा मतदान करने वालों का। इसमें बता दूं दोस्तों मैं आपको, इसको आप जो है नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये हमारा, कि जो पहली बार हमारा महाभियोग लाया गया था वो जो वी रामास्वामी के खिलाफ ये हमारा लाया गया था। ठीक है, लेकिन ये जो है साबित नहीं हो पाया था पूरी तरीके से। ठीक है,
पहली बार इनके खिलाफ भी लाया गया था। आर्टिकल हम देखेंगे हमारा आर्टिकल 125 क्या कहता है। आर्टिकल 125 में कहा गया है कि न्यायाधीशों को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते हैं, ठीक है। न्यायाधीशों को क्या क्या वेतन और क्या भत्ते इनको मिलेंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों बता दूं मैं आपको, इनके वेतन व भत्ते जो है अनुसूची 2 के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। संविधान में और वर्णन नहीं है इनका, लेकिन हाँ ये अनुसूची 2 के अंदर इनके वेतन व भत्तों का वर्णन किया गया। इसमें देख लेंगे, एक निर्धारित कर दिया है इनका वेतन जो है कितना होगा। मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीश जो होंगे उनका वेतन 2,50,000 रुपये दिया जाता है, ठीक है। ये संविधान में बताया नहीं गया है, लेकिन हाँ इनको एक निर्धारित कर दिया है कि जो मुख्य न्यायाधीश होंगे हमारे CJI उनको 2,80,000 रुपये और जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनको 2,50,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला देखेंगे हमारा, अगला है आर्टिकल हमारा आर्टिकल 126। दोस्तों मैंने जो सभी आर्टिकल इसमें कवर किए हैं, कोई भी आर्टिकल दोस्तों आप पिछली क्लासेस भी देखते हुए आ रहे हैं और आगे की हमारी क्लासेस भी देखें, कोई भी आर्टिकल हम छोड़ते हुए चल रहे हैं, सभी आर्टिकल्स को हम करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अब जो एग्जामिनर ये हो रहा है कि एग्जामिनर कथन के रूप में मिलान टाइप में क्वेश्चन हमारा बना देता है कि उसमें आर्टिकल ऐसे पूछ लेता है जो हमको पता नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों अधिकतर जो PCS और RO में ऐसा हमसे पूछा जाता है कि आर्टिकल बहुत अंदर तक के हमसे मिलान के टाइप में पूछ लेता है। इसलिए दोस्तों हम पूरा कवर करते हुए चल रहे हैं। और अगर आप ये क्लास पूरी देख रहे हैं तो दोस्तों आप किसी भी एग्जाम्स के PYQ उठा लेना, आपसे जो क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा, ठीक है। आर्टिकल 126 देखेंगे हमारा, इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। जो हम इसमें देखेंगे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों होती है और कौन करता है, ठीक है। इसमें हमारा पहला पॉइंट ये दे रखा है कि मुख्य न्यायाधीश जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होगा वह अनुपस्थित हो या फिर उसका पद रिक्त हो, तब जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। मतलब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वह है कि जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होगा उसके कार्यों को करेगा, ठीक है। और जो इसकी नियुक्ति करेगा कौन करेगा? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यभार सौंप देंगे। जो उसके जो हमारा जो मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, मान लो CJI नहीं है, कहीं विदेश दौरे वगैरह पर गए हुए हैं या बीमार वगैरह हैं, ठीक है, तो जो उनके कार्य को होगा वो कौन करेगा? तो राष्ट्रपति जो होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, उसको जो है उनके कार्यभार को सौंप देंगे, ठीक है। आर्टिकल हमारा 127 ये कहता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसमें तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं और इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है? इसमें दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो तदर्थ न्यायाधीश होंगे हमारे, ठीक है, इनकी नियुक्ति जब की जाती है, यदि जब हमारे जो मतलब जो है काम जो है ज़्यादा पड़ रहा हो हमारे न्यायालय पर, ठीक है, और वहां पर जो है संख्या जो हो उनकी कम हो, तब इन जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसमें जो है गणपूर्ति के अभाव में मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श पर जो तदर्थ न्यायाधीश होंगे, दोस्तों यहां से क्वेश्चन हमारा पूछा गया है PCS 2021 में, ये क्वेश्चन हमारा PCS 2022 में ये वाला क्वेश्चन यहां से पूछा गया था प्री में, ठीक है। गणपूर्ति के अभाव में मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श पर इसमें नियुक्ति की जाएगी। जो नियुक्ति करेंगे हमारे CJI करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह लेने के बाद में, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कि जो हमारे तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया जा सकता है। इसमें हमारा पॉइंट दे रखा है कि हाई कोर्ट का वह जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन मतलब जो है काम वो हाई कोर्ट में कर रहा हो, लेकिन उसकी योग्यताएं जो हैं वो ऐसी हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपना जो है जज बन सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुमति और जिस हाई कोर्ट का वह जज है उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर यह ऐसा काम होगा, ठीक है। जो इसकी नियुक्ति होगी हाई कोर्ट के जज की, वो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति एक तो अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति पर होगी, और वह जिस कोर्ट में कार्यरत होगा, जिस कोर्ट में वह उस टाइम जो कार्य कर रहा होगा, ठीक है, तो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह ली जाएगी, ठीक है, इन दोनों की सलाह पर नियुक्ति होगी, ठीक है। और कोई कार्यकाल इसका निश्चित नहीं होगा। इनका जो कार्यकाल होगा कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होगा कि भाई तुम्हें 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है, तुमको एक निश्चित काम के लिए लिया जाएगा कि तुम्हें ये काम करना है। अब उसमें ये नहीं है तुम्हें इतने समय के लिए करना है, बस तुम्हें वो आकर के जो है उस काम को करना है, ठीक है। वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का वेतन था हमारा, ठीक है, जो इसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट का वेतन था, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन था 2,50,000 रुपये, वही वेतन इस वाले न्यायाधीश को, हमारे तदर्थ न्यायाधीश को दिया जाएगा। आर्टिकल हमारा 128 क्या कहता है कि इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों होगी? जैसा कि अभी मैंने बताया था कि गणपूर्ति के अभाव में यदि काम ज़्यादा पड़ रहा हो और हमारी संख्या कम हो न्यायाधीशों की, तो उनकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें हम थोड़ा और, इसमें सुप्रीम कोर्ट का वह जज, ठीक है, जो रिटायर्ड हो गया हो, ठीक है,
या फिर हाई कोर्ट का वह जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का वह जज जो कि रिटायर्ड हो गया हो, या फिर हाई कोर्ट का वह जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो लेकिन हाई कोर्ट में वो कार्यरत हो। तो इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करेंगे, जो नियुक्ति करेंगे तदर्थ न्यायाधीश की भी और हमारे कार्यकारी न्यायाधीश की भी नियुक्ति जो है हमारे सीजेआई करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति और रिटायर्ड जज की अनुमति इसमें होनी चाहिए। ठीक है, इसमें दोस्तों ये है, यदि ये हमारा जो पॉइंट कहा गया है यहाँ से, जो इनकी नियुक्ति करेंगे वो तो हमारे सीजेआई करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। और यदि वो रिटायर्ड जज जो है हमारा रिटायर्ड है तो उसकी अनुमति लेनी होगी हमें। यदि वो हाई कोर्ट में कार्यरत है तो उस हाई कोर्ट का जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस अगला आर्टिकल कहता है हमारा आर्टिकल 129 अभिलेखीय न्यायालय। ठीक है, अभिलेख न्यायालय दोस्तों इसमें बताएंगे कि अभिलेख न्यायालय क्या है, इसको हम थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे आगे। दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में दोस्तों आप लास्ट तक बने रहना। ठीक है, जो हमारा अभिलेख न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है इसको अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, इसमें हमारा पॉइंट दे रखा है कि जिसकी सभी कार्रवाइयों और निर्णयों को लिखित रूप में रखा जाए वो हमारा अभिलेख न्यायालय होगा। मतलब जो उसका दस्तावेज वगैरह होंगे उसको लिखित रूप में रखा जाए फाइल्स वगैरह में बना करके। ठीक है, वो हमारा अभिलेख न्यायालय कहलाता है। ठीक है, अवमानना के लिए दंड देने के अधिकार इसमें दिए गए हैं अभिलेखीय न्यायालय में। जो इसकी अवमानना वगैरह हो गई है उसके लिए भी अधिकार, इसको दंड देने के लिए अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल हमारा 130 देख लेंगे। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थान, आर्टिकल 130 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है देश की राजधानी नई दिल्ली में होगा, इसमें आर्टिकल 130 में ये कहा गया है। लेकिन जो इसकी ब्रांचेस होंगी, शाखाएं होंगी, वो जो है देश में कहीं भी इसमें शाखाएं मतलब हो सकती हैं। और जो इसका जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होगा मेन ब्रांच जो होगी वो इसकी राजधानी के अंदर होगी। खंडपीठ तो हमारी जो कहीं भी हो सकती है। जैसा हमारा उत्तर प्रदेश का हमारा जो मुख्य न्याय जो हमारा हाई कोर्ट है वो हमारा प्रयागराज के अंदर है, लेकिन जो उसकी खंडपीठ है वो लखनऊ के अंदर भी है। और ऐसे ही जो हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट होगा उसका जो स्थान होगा, वो जो मुख्य पीठ जो होगी वो हमारी दिल्ली के अंदर होगी, और खंडपीठ जो है कहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आर्टिकल हमारा 131 क्या कहता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131 में दिए गए कि मूल क्षेत्राधिकार हमारे इसमें क्या क्या होंगे। ठीक है, वह केस जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही आएंगे, जैसे केंद्र राज्य विवाद, जो इसके मूल क्षेत्राधिकार हैं। ठीक है, जिन्हें ये इनका जो मूल है कि ये इनको सुनेगा ही, हर हाल में ही सुनेगा। ठीक है, वह केस जो केवल सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, जैसे केंद्र और राज्य का विवाद हो जाता है तो वो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, हाई कोर्ट में उनको लेकर के नहीं जा सकते। ठीक है, अगला है हमारा केंद्र राज्य व राज्य विवाद। ठीक है, जैसे कि मान लो दो राज्य हैं और हमारा केंद्र, एक राज्य तो हमारा केंद्र के साथ है और एक राज्य हमारा अलग है, तो दो केंद्र मतलब जो दो राज्य और केंद्र के बीच का विवाद होगा वो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। और एक हो जाता है हमारा राज्य राज्य विवाद, जैसे मान लो दो राज्यों में विवाद चलता रहता है अधिकतर। ठीक है, जैसे कर्नाटक तमिलनाडु उड़ीसा, साउथ में हमारा पानी को लेकर के इसमें महानदी में विवाद हमारा चलता रहता है कर्नाटक उड़ीसा की साइड में। ठीक है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में जो हमारा विवाद चलता है महानदी को लेकर के, ठीक है, तो वो विवाद भी हमारा सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद हो जाते हैं हमारे, तो उन विवादों को भी जो है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ हमारा यह है कि जल विवाद की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, इसके लिए जल बोर्ड बनाया जाएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया दोस्तों आपको, जो हमारा उड़ीसा के अंदर महानदी विवाद चल रहा था, उड़ीसा के अंदर जो महानदी विवाद चल रहा था ना कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में और हमारा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो विवाद चल रहे हैं, ठीक है, तो जो विवाद होंगे जल विवाद वो हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, उसके लिए जल बोर्ड बनाया जाएगा और वो जल बोर्ड जो है इन विवादों को सुनेगा। ठीक है, आर्टिकल 132 देखेंगे, इसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार हमारे दिए गए सुप्रीम कोर्ट के कि अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या क्या होंगे। तो संवैधानिक मामलों में अपील कर सकते हैं, जो हमारे संवैधानिक मामले होंगे उसमें अपील हम जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। संवैधानिक मामले यानी कि वो होंगे जिनका जो वर्णन है हमारा संविधान में, जैसे कि हमारे मूल अधिकारों का हमारा वर्णन होता है, तो ठीक है, हाँ, तो हम उसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मूल अधिकारों को। दोस्तों मैंने आपको जो है आर्टिकल 32 कराया था, ठीक है, जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार 5 प्रकार की रिट है, मैं राष्ट्रपति वाली क्लास में उसको पूरा कर चुका हूँ। दोस्तों अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को देख लेना। ठीक है, पिछली क्लासेस आप पूरी करते हुए चलना। ठीक, आगे देखेंगे हमारा आर्टिकल 133 हमारा ये कहता है कि दीवानी मामलों में अपील। ठीक है, दीवानी मामलों में अपील क्या क्या होंगी जो सुप्रीम कोर्ट को में हम लेकर के जा सकते हैं। एक तो संपत्ति का लेन देन, ठीक,
तलाक, विवाह, मानहानि आदि से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील हम कर सकते हैं। ये हमारे दीवानी मामले होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आर्टिकल हमारा 134 क्या कहता है कि आपराधिक मामलों में अपील। ठीक है, जो आपराधिक मामले होंगे हमारे जघन्य अपराध होंगे, ठीक है, उसके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक, आर्टिकल हमारा 135 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का संघीय न्यायालय होना। ठीक, आर्टिकल हमारा जो 135 है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट को जो है संघीय न्यायालय होना बताया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे जो मतलब इसमें देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 133 है, आर्टिकल 135 है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को संघीय न्यायालय बनाता है। ठीक है, वो देखेंगे। इसमें हमारा पॉइंट दे रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे किसी विषय पर अधिकारिता और शक्तियां प्राप्त होंगी जिन पर अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 134 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ठीक है, यह अधिकारिता और शक्तियां संविधान लागू होने से पहले किसी विद्यमान कानून के तहत संघीय न्यायालय के पास थी। ठीक है, संसद कानून बनाकर इस पर अलग प्रावधान कर सकती है। ठीक है, मान लो जो उसमें शक्तियां पहले प्राप्त हुई हमारे न्यायालय को, तो संसद जो है उन पर जो है शक्तियों पर कानून बनाकर मतलब जो अलग से प्रावधान कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल हमारा 136 क्या कहता है, इसमें विशेष इजाजत याचिका यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन, यह आर्टिकल हमारा 136 में कहा गया है। ठीक, आगे देखेंगे जो हमारा स्पेशल लीव पिटीशन होती है वो मार्शल लॉ में दी गई सजा पर लागू नहीं होती है। यानी कि हमारा जो मार्शल लॉ है, आर्मी लॉ हमारा लगा हुआ है, उसमें यदि कोई सजा दे दी जाती है तो ये उस पर लागू नहीं होती, बाकी अन्य पर यह लागू होती है। आर्टिकल 137 हमारा क्या है, ये न्यायिक पुनर्विलोकन है। इसमें यह है कि मान लो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, ठीक है, फैसला उन्होंने मान लो 2020 में कोई फैसला दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, 2024 में वही फैसला जो है उससे संबंधित, उसी केस से संबंधित, उसी अपराध से संबंधित जो है दूसरा केस आ जाता है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा तो वो हमारे पिछले उसको जो होगा उसको उठा करके हमारा पुनर्विलोकन मतलब जो है उसकी जो हमारा 2020 का केस था उसकी समीक्षा भी देख सकता है, यानी कि हमने उसमें किस तरीके से न्याय दिया था। जैसे कि दोस्तों गोलकनाथ केस आया था हमारा, ठीक है, गोलकनाथ केस को जो दोबारा उखाड़ करके हमने केस बंधन भारतीय केस में उसमें जो है बदलाव कर दिया था, तो हमारा वो न्यायिक पुनर्विलोकन से ही संबंधित थे हमारे। ठीक है, वो मैं पिछली क्लास में आपको करवा चुका हूँ, वहां से आप उसको पूरा कर लेना। ठीक है, इसे यूएसए के संविधान से लिया गया। यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन को हमने किस देश से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से हमने इसको लिया है। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ही न्याय की समीक्षा कर सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है पीछे, ठीक है, भूतलक्षी उसमें हमारा, ठीक है, तो उसमें अपने न्याय को इसमें जो है समीक्षा कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल हमारा 138 क्या कहता है कि संसद सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को बड़ा कर सकती है। इसमें संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद, जैसा कि अभी बता कर गए हूं क्लास में ही, कि इसमें जो है संसद को यह अधिकारिता है कि संसद जो है उसके आकार को बड़ा कर सकती है, न्यायाधीशों की संख्या को कम या ज्यादा कर सकती है, यह संसद को अधिकार दिया गया है आर्टिकल 138 के तहत। आर्टिकल 139 में देखेंगे संसद सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति को मतलब जो है बढ़ा सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट की हमारी शक्तियां होंगी रिट जारी करने की, संसद उन शक्तियों को बढ़ा भी सकती है और उनको शक्तियों को कम भी कर सकती है। यह आर्टिकल 139 में संसद को अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 140 ये कहता है कि संसद विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट को आनुषंगिक शक्तियां प्रदान कर सकती हैं। मतलब जो अतिरिक्त शक्तियां होंगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जो है वो शक्तियां दे सकती है, लेकिन कानून बनाने के बाद में, ठीक है, संसद में ये विचार विमर्श होगा, फिर उसमें जो कानून बनाने के बाद में शक्तियां प्रदान संसद कर सकती है। आर्टिकल 141 में हमारा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होंगे। आर्टिकल 141 में सही है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लो कोई निर्णय दिया, ठीक है, तो जो वो निर्णय हमारे जो नीचे के हमारे हाई कोर्ट ने, अधीनस्थ न्यायालय, सत्र न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों में हमारे सुप्रीम वो आ गए, हाई कोर्ट आ गए, सत्र न्यायालय आ गए, जिला न्यायालय आ गए, ठीक है, तो सभी निर्णय जो है उसमें सभी पर लागू होंगे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होंगे। ठीक है, आगे जो आ जाता है हमारा आर्टिकल 142 आ जाता है, इसमें जो है आदेश एवं डिग्री दी गई है। इसमें देखेंगे क्या क्या आदेश दे सकते हैं, इसमें इसको भी देखेंगे हम। इसमें पहला पॉइंट है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी आदेश पारित करने का अधिकार है। इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसको कोई किसी भी मामले में यदि पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो है वह जरूरी आदेश को पारित करने का उसको सुप्रीम कोर्ट को हमारा अधिकार दिया गया आर्टिकल 142 के तहत। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट हमारा है कि किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित करना, वो किसी भी मामले में पूर्ण न्याय जो सुनिश्चित करने के लिए जो उसको आदेश पारित करने का अधिकार हमारा दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा विधियों के दायरे से बाहर जाकर न्यायिक हस्तक्षेप करना, जो विधि से बाहर जाकर भी न्यायिक हस्तक्षेप कर सकता है। जैसा कि अभी आपने देखा था
वहाँ हमारा चंडीगढ़ का मेयर का वो हमारा जो चुनाव हुआ था उसमें हमारे सीजीआई ने कितनी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि सार्वजनिक हित, मानवाधिकार, संवैधानिक मूल्यों या मौलिक अधिकारों से जुड़े मामले में भी हस्तक्षेप कर सकता है। जैसा कि अभी दोस्तों 5 प्रकार की रिटें मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, तो वहाँ पर ये इसी से संबंधित है। अपने आदेशों को पूरे देश में लागू करना, जो आदेश हमारा सुप्रीम कोर्ट देता है। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में बता दूं मैं आपको, ये हमारी न्यायपालिका है, ये स्वतंत्र है हमारी न्यायपालिका। ठीक है, ये अपने आदेशों को पूरे देश में लागू भी कर सकती है। ठीक, आगे देखेंगे अगला आर्टिकल हमारा आर्टिकल 143। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा परामर्श। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट एवं राष्ट्रपति दोनों बाध्य नहीं होंगे। मतलब जो राष्ट्रपति को किसी काम में, ठीक है, न्याय से संबंधित सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी है तो राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन वो सलाह जो है उन पर बाध्यकारी नहीं हो सकती है। अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये सलाह सही है तो मान भी सकते हैं, अगर सलाह उन्हें लगता है कि सही नहीं है तो वो सलाह नहीं मानेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है। ठीक है, और जो सलाह सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ सलाह सही है तो सलाह जो है वो मान लेंगे, नहीं लगता है कि सलाह सही नहीं है तो वो सलाह को नहीं मानेंगे। इसमें यही कहा गया है कि जो आर्टिकल हमारा 143 है, सलाह जो है बाध्यकारी नहीं होगी दोनों के ऊपर। आर्टिकल 145 हमारा ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के नियम बनाने का अधिकार। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की हमारी प्रक्रिया के नियम बनाने हैं उसको अधिकार क्या दिए हैं। सही है, उच्चतम न्यायालय अपने कामकाज और प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए अपने नियम बना सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। ठीक है, जो हमारा उच्चतम न्यायालय होगा अपने कामकाज और प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए अपने अलग नियम और कानून बना सकती है, लेकिन उसको ये बनाने के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। ठीक है, अगला देखेंगे अगला आर्टिकल हमारा 146। ठीक है, इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों और उनके व्यय के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी हैं, ठीक है, और उनके व्यय के बारे में बताया गया है कि उनके क्या क्या खर्च वगैरह हैं। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति करने का अधिकार है। जो सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है, जो उसमें अधिकारी होंगे उनके जो हमारे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति तो हमारे राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन जो उसमें अधिकारी, कर्मचारी, सफाई वाले, ठीक है, इस तरीके के जो लोग होंगे उसमें कर्मचारी मतलब जो चपरासी वगैरह जो होंगे हमारे, ठीक है, उनकी नियुक्ति जो करेगा तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार जो आर्टिकल 146 के तहत हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 147 हमारे कहता है कि कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के साथ साथ संविधान की व्याख्या भी शामिल है। यह हमारा आर्टिकल 146 इसमें कहा गया है कि जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, इसमें संविधान की व्याख्या आर्टिकल 147 के अंदर की गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है मैंने आपको आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 1 से और आर्टिकल 147 तक पूरे आर्टिकल मैंने इसमें आपको कवर करा दिए हैं। कोई भी आर्टिकल दोस्तों इसमें छूटा हुआ नहीं है, और जो हमारे जितने आर्टिकल हैं और इनके जो हमारे सब आर्टिकल हैं संशोधन करके शामिल किए हैं, सबको मैंने कराया है। दोस्तों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो क्लास को शेयर कर दिया करना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप शेयर करेंगे तो इससे दूसरों को अभी हमारा थोड़ा पता चलेगा कि हाँ कि हमारी पॉलिटी क्लास कितनी अच्छी चल रही है। और दोस्तों ये कंटेंट मैं किसी टीचर का या किसी बुक से, एक ही बुक से नहीं छाप करके लेकर के आता हूँ दोस्तों। 2-3 बुक की स्टडी करने के बाद ही, और नोट्स अपने नोट्स जो मेरे पास नोट्स हैं, ठीक है, किसी एक टीचर के नोट्स नहीं है मेरे पास, ठीक है, 2-3 टीचर्स हैं और हमारे जो 2-3 बुक्स हैं उनका सबका मैं इसमें दोस्तों निचोड़ लेकर के आता हूँ, और जो महत्वपूर्ण हमारे टॉपिक होते हैं, फैक्ट होते हैं, मैं उसमें इनको जो है शामिल करता हूँ। ठीक है, तो हम जो है अपनी भर्ती आने से पहले अपनी पॉलिटी को पूरी अच्छी तरीके से हम इसमें निपटा लेंगे दोस्तों। और जो हमारे पिछले एग्जाम्स में हमारे 2017 और 2021 में हमारे यूपीएसआई के एग्जाम हुए थे, जो उसमें हमारी जीएस और ये पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए, उनको दोस्तों हम आगे शिफ्ट वाइज उनको कवर करेंगे। लेकिन पहले हम अपनी थ्योरी कवर कर लेंगे और उसके बाद में उसको क्वेश्चंस को लगाएंगे। जैसे कि हम अपनी थ्योरी अगर हमने पढ़ ली है, अगर हमें थ्योरी पता है तो हम उन क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना साथ ऐसे बनाए रखना, और दोस्तों हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना, जिससे कि हम बहुत जल्दी ये बन के का परिवार पूरा हो सकें। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।